हेलो दोस्त। मैं माफ़ी चाहूँगा, वो वीडियो टेक्निकल इशू के कारण उतनी ही रह गई थी। दोबारा से प्ले कर रहा हूँ और हम भूड की अवधि पढ़ रहे थे तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए, भूड की अवधि हम पढ़ते हैं कि कैसे। अब हमने पहले वो देख लिया था उसमें कि हमने जो गर्भाशय है वो कैसे एक अंडाणु की अवधि होती है। अंडाणु की अवधि के बाद हम भूड की अवधि देखते हैं। जो भूड की अवधि होती है वो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें आपका जब से बच्चा बनना शुरू होता है तब से लेकर वो आपके जब तक उसमें हड्डी नहीं बन जाती, हड्डियों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक की क्रिया रहती है। और इसके भी अलग सप्ताह। पहले 2 सप्ताहों में जो हमारा अंडाणु था वो गर्भाशय में जाके उसके रोम छिद्र जाके वहाँ पे चिपक गए थे। अब जो भ्रूण है वो भ्रूण शब्द का प्रयोग जो हुआ है गर्भाशय के विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेकर अस्थिमज्जा के निर्माण की शुरुआत होती है। इसी के साथ में ये जो क्रिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कोशिकाएं विभाजन होती है। यानी जो बच्चा है, जो अंडाणु है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होती है और कई अलग अलग उसके पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो सप्ताह है ये तीसरे सप्ताह के आरंभ होता है। यानी यह जो अवधि है ये गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में आरंभ होता है। यानी 2 सप्ताह तो पहले हम देख चुके हैं। अब तीसरे सप्ताह में ये क्रिया शुरू हो जाती है। और ये कौन सी क्रिया है? कोशिका विभाजन की। और ये कहाँ तक चलती है? 8वें सप्ताह तक चलती है। अब ये क्रिया सबसे लंबी है, 8वें सप्ताह तक चलती है। इसी के अंदर बच्चे का दिल, दिमाग, अस्थिमज्जा और शरीर में खून बनना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो तो बने रहिए। अब फटाफट शुरू करते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, क्योंकि ये जो विकास है जन्म पूर्व ये जो उनका जो प्रकार है बहुत ही तीव्र गति से होता है। मतलब ये जो कोशिका विभाजन होता है ना, ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। और 5 सप्ताह की इस अल्प अवधि में विकसित बहुत तीव्र गति से होने के बाद ये जन्म पूर्व विकास में अवधि निर्णायक होती है। मतलब ये जो समय है, टाइम टेबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की अवधि में सभी अंग, ऊतक, शरीर ये सब बनते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 12 सप्ताह की अवधि के अधिकांश अंगों और तंत्रों का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है अगले 12 सप्ताह तक। और यही वो टाइम है जहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके वातावरण का, उसकी जीवन से जो माता का जीवन शैली है उसका, उसकी सोच विचार का, और सबसे बड़ी बात बाहर के परिवेश का। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क हमारे बच्चे का पड़ेगा वो इन समय का पड़ेगा, जो समय ये रहेगा 2 सप्ताह के बाद का समय। क्योंकि 2 सप्ताह के बाद कोशिका विभाजन तेज़ी से होने लग जाती है और बच्चे के अंदर विकास होने लगता है तेज़ी से। सबसे पहले उसका ऊपरी सिरा बनने लगता है, फिर अंदरूनी सिरा। ये सारी बात अभी हम आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं हम क्या है। तो शुरुआत जो होती है वो सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर होती है। और इसी के साथ में उसका जो विकास का ये सिद्धांत देखा जाता है कि उसमें जो ये विकास कई सिद्धांत हैं जो ये धीरे धीरे वो अपने अंदर विस्तार कर रहा है और अपनी उत्पत्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसी के साथ में हमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि शिशु में कौन सा अंग पहले विकसित होंगे और कौन से बाद में। ये चीज़ भी हम पेपर में ज़रूर लिखेंगे, तो इससे थोड़ा इफेक्ट हमारा अच्छा पड़ेगा। तीसरे सप्ताह का जो भ्रूण होता है, यानी तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, उसमें भ्रूण का सिर और पिछले हिस्से तथा भ्रूण के अगले हिस्से और पीठ के बीच की सरलता का जो अंतर है वो बढ़ता है। और इसी अवधि में जो मस्तिष्क है, सुषुम्ना है, विकास है, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसी अवधि तक एक प्रारंभिक जो अल्प विकसित है, जो हृदय हम जैसे कहते हैं, वो भी बनने लगता है। लेकिन वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है और कुछ इस तरह को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं उसमें ये भी दर्शाता है कि जो धड़कनें हैं कुछ दिन बाद धड़कने भी लगती हैं। जब कहते हैं ना कि बच्चे की में अब धड़कन आ गई है, धड़कन सुनाई दे रही है। और कभी कभी जांच में ये भी आता है कि बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे, वो यही होता है।
कि बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है। हृदय का धड़कना भूड़ में जीवन का संकेत करता है कि बच्चा घर में जिंदा है या फिर उसको भगवान ना करे कि उसको कुछ हो गया है। और यह बात को दर्शाता है कि अब जो मूल क्रियाएं हैं वो आरंभ हो रही है। और चौथे सप्ताह में अंत तक ज्ञानेंद्रियां, आँखें, नाक, गुर्दे, यकृत और पोषक नाल विकसित होने लगते हैं। कौन से सप्ताह में? चौथे सप्ताह में। यानी तीसरे में सिर्फ सिर से बनना शुरू हुआ, केंद्र से बाहर की ओर बनना शुरू हुआ, और धीरे धीरे हृदय भी विकसित होने लग गया। और फिर उसके बाद चौथे सप्ताह में उसके नाक, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें बनने लग गई हैं। जब हम बात करते हैं और जो उसके हाथ पैर हैं, वो जो हाथ पैर जहाँ से निकलने होते हैं, जहाँ से बनने होते हैं, वो सिरा जो होता है वो थोड़ा उभरा उभरा दिखने लगता है। 5 से 8 सप्ताह के बीच आँख, नाक, कान अधिक विकसित हो जाते हैं और बच्चे का चेहरा मानवीय चेहरा लगने लगता है। 5वें सप्ताह के दौरान जो जनन तंत्र है वो विकास आरंभ हो जाता है और 7वें सप्ताह तक उसकी बाहें, टांगें, हाथ और पाँव, पंजे, अंगुलियां आकार लेने लगती हैं। परंतु अभी तक इसका पूर्ण विकास बाकी है। आंत, जिगर, अग्नाशय, फेफड़े, गुर्दे जैसे जो आंतरिक अंग होते हैं वो एक निश्चित आकार लेते हैं और कुछ अंग जो अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जिगर एक निश्चित आकार से लेता है और कुछ अंग जो हैं वो अंग अपना कार्य भी कर देते हैं। जिगर जो है वो लाल रक्त बनाना आरंभ कर देता है और गुर्दे का मूल उत्सर्जन प्रारंभ कर देता है और परिसेचन तंत्र जो है वो अपना कार्य भी प्रारंभ कर देता है। लेकिन कभी कभी श्वसन और पाचन जो तंत्र है वो विकसित हो गए हैं। अगर वो मूत्र उत्सर्जन कार्य प्रारंभ कर देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पाचन तंत्र शुरू हो चुका है। यद्यपि श्वसन और पाचन तंत्र अभी तक विकसित हो गए हैं, परंतु वह अभी अपना कार्य करने वाले सक्षम उतने योग्य नहीं हो पाए हैं। जो कि इस अवधि तक जो भ्रूण है वो एक संपूर्ण किसका होता है? एक अस्थि पंजर का होता है। मतलब उस पर एक अस्थिर पंजर बन जाते हैं जो कि मुलायम अस्थि तंतुओं से बना होता है, जो उपास्थि कहलाता है। अतः इस अवधि में अंतक शरीर के जो मुख्य अंग हैं वे अपने मूल रूप से विकसित हो जाते हैं और भ्रूण इस समय तक 1.5 इंच लंबा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो 5 से 8वें सप्ताह तक बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे सर इतना पढ़ के क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए, हमें है ना AC से 01 जो होता है ना, ये पेपर कंटेंट का है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप केनक से पढ़ के पेपर को कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने नंबर कम करवा बैठोगे। आप जितना चीज़ बढ़ा के लिखोगे और डीप में और लंबा लिखोगे आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ फॉलो करी थी और ये आपको भी मैं ये फॉलो, आपने तो कम से कम वीडियो देख के, मुझे टाइम पे तो वीडियो भी नहीं थी, मुझे पढ़ के ही जाना पड़ा था 8 यूनिट। तो इसलिए, और बहुत ही अच्छा है यार, समझने को मिल रहा है हमें। तो इस बात से बोर मत होना बिल्कुल भी, वरना तो सर कलम कर दिया जाएगा। तो इस समय के दौरान जो भ्रूण के चारों ओर है वो एक थैली नुमा संरचना बन जाती है, फिर चारों ओर घेर लेती है। अब देख रहे हो कि अब भ्रूण हमारा 1.5 इंच लंबा हो चुका है और उसके चारों ओर थैली की एक संरचना बन गई है। लेकिन ये जो थैली है इसी को हम कहते हैं गर्भ थैली। आपने देखा होगा ना, बच्चा निकलता है, इस गर्भ थैली के अंदर ना लिक्विड भरा होता है, वही लिक्विड के अंदर रहता है बच्चा और बच्चा उसी के अंदर तैरता है, यानी फ्लोट करता है। ये एक तरल पदार्थ होता है और विकासशील भ्रूण इसमें तैर रहा होता है। अगर माँ को कोई चोट लगती है या कोई गिरता भी है तो ये ही वो द्रव है या तरल पदार्थ है जो बच्चे को सेव करता है या बचाता है। इसी के साथ ही जिसमें और यदि जो भ्रूण है उसका तो तापमान है वो स्थिर भी यही बनाए रखता है। मैंने फिर से कहा था पूटन, मुझे पूटन से याद आया था, मैं फिर सॉरी बोलता हूँ, मैं पूटन ही बोलता हूँ, लेकिन मैं पेपर में सही लिख के आया था, पूटन कहते हैं इसको, पूटन या प्यूटन कहते हैं। एक
चक्रनुमा अंग होता है जो माँ को भ्रूण के उतक से बनता है, मतलब माँ और भ्रूण दोनों के उतक से बनता है। लेकिन ये याद रखना, ये नाभि नाल से अलग होता है ये। इसी के कारण द्वारा माँ के रक्त से जो भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन पौष्टिक तत्व पहुँचाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो गर्भनाल है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में क्या होती है, पुट्टन होती है, यानी कि पुटून होता है। जो पुटून होता है उसके द्वारा ही माँ का जो रक्त से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, बच्चे के रक्त में जाती है ऑक्सीजन, और इसलिए वो जाके वहाँ पे बच्चे को ऑक्सीजन देता है, तो उसे हेल्पफुल होती है, उसे सांस लेने के लिए नाक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। और ये प्यूटिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी के द्वारा माँ के रक्त में से जो ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व पहुँच रहे हैं, साथ ही यही गर्भ के रक्त में व्यर्थ जो पदार्थ हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बच्चे के शरीर से निकाल के कहाँ पहुँच जाती है, माँ के शरीर में, यानी माँ के रक्त में। प्यूटन भ्रूण से नाभि नाल द्वारा ही जुड़ी होती है, और यह नाभि नाल माँ के रक्त में खाद्य पदार्थ भ्रूण के रक्त में ले जाती है, और भ्रूण के रक्त से व्यर्थ पदार्थ माँ के रक्त में लाती है। और यह गर्भ का जीवन जो होता है प्यूटन और नाभि नाल से संबंध होता है। तो देख रहे हो आप, जो हम गर्भाशय में थे हम सभी, तो हम किस तरीके से जुड़े हुए थे। आज से पहले आपको पता था ऐसा कुछ, कि हम यही सोचते थे, हमने जो बायोलॉजी पढ़ा कि हम सिर्फ एक नाल के द्वारा अटैच होते हैं, गर्भनाल, जो हमारी नाभि होती है, नाभि से जुड़ी होती है। लेकिन उसके साथ में पुटून भी होता है, पुट्टन भी होता है तो फिर पुट्टन बोल रहा हूँ, पुट्टन भी होता है, तो समझ जाएगा ना। तो पुट्टन भी होता है, तो पुट्टन के द्वारा ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, ये चीज़ हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, लिख के आनी है आपको। अब जो तीसरी है वो है गर्भ की अवधि। यह अवधि 9वें सप्ताह में आरंभ शुरू हो जाती है और शिशु का जन्म पर समाप्त होती है। इस अवधि का आरंभ संकेत है कि अस्थियों का विकास। इस अवधि के दौरान विविध शारीरिक तंत्रों परिष्कृत वृद्धि होती है, और इस अवधि में ही सिर के भाग की भी वृद्धि धीमी हो जाती है। अभी तक जो सिर है, जो उसका मस्तिष्क है, उसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही थी इस टाइम पे, अगर आपने ध्यान दिया हो। और इसी के साथ में उसकी जो शारीरिक क्रिया, अब यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ तुमको। वो फैक्ट को इसमें शायद नहीं दिया है, या शायद आगे दिया होगा, आगे दिया है, वो तभी बताऊँगा मैं आपको। इस 9वें सप्ताह में क्या होता है कि जो सिर है उसकी जो विकसित होने की जो अवधि होती है, मतलब तरीका होता है, वो धीमा हो जाता है। अब उसकी बाकी चीज़ें तेज़ी से विकसित होती हैं। जैसे कि इस अवधि के दौरान विविध शारीरिक तंत्र परिष्कृत वृद्धि होंगी। अवधि में सिर के भाग की वृद्धि धीमी हो जाएगी और बाकी शरीर की वृद्धि तीव्र हो जाएगी। इस अवधि के मुख्य विकास में परिवर्तन आगे की तालिका में है। अगर कोई बच्चा ये भी है, अगर जल्दी इन चीज़ों को रिपीट करना चाहता है, मेरी वीडियो सुनने के बाद पेपर में जा रहा है और वो चीज़ रिपीट करना चाहता है, तो ये जो तालिका दे रखी है ना, वो इस तालिका को पढ़ के चला जाए, तो भी जो मैंने पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट आ जाएगा, अगर वो लंबी वीडियो ना देख पाए तो। ठीक है, तो ये तालिका इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी सुन लीजिए, ये तालिका इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएगा। मतलब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस ये तालिका पढ़ के जाना है, और वो कंटेंट उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, वो वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं शिशु का जो जन्म हुआ है। गर्भाशय में गर्भ का जो सिर है वो नीचे की ओर आ जाता है। तुमने देखा होगा ना, पहले बच्चे का सिर निकलता है, और माँ के जो पेट का जो ऊपरी भाग पर दबाव कम हो जाता है। मूत्राशय पर अधिक दबाव महसूस होता है माताओं को। शिशु की जो स्थिति बदलने से जो हल्कापन माताओं को महसूस होता है, यह इस बात का संकेत है कि अब शिशु का जन्म कुछ ही दिनों में होने वाला है। प्रसव पीड़ा की शुरुआत से पता चलता है कि शिशु का जन्म अब निकट है। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य, जो महिलाएं होती हैं, बच्चे के जन्म से पहले वो प्रसव पीड़ा होती है उन्हें। प्रसव पीड़ा का मतलब ये होता है कि उनके शरीर से एक द्रव निकलने लगता है,
तो वो जो द्रव होता है, जो तरल पदार्थ होता है, ये वही तरल पदार्थ होता है जो बच्चे को गर्भाशय के अंदर सेव करके रखता है, तापमान को स्थिर बनाने में हेल्प करता है। ये वही होता है, ये वही चीज़ है। तो ये वो हेल्प कर रहा है उसको। तो ये क्या होता है, तो जो थैली होती है, बच्चा थैली जो थैली में बंद है, वो थैली फट जाती है। वो थैली से द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो बाहर निकलने लगता है। तो उसके बाहर निकलने के हम कहते हैं कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, कि भाई अब प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, तो अब इसको बच्चा होने ही वाला है। तो जो शिशु है वो योनि से मौनी मार्ग से बाहर आता है, और जो थैली जैसे ही जब फटती है तो जो वो होता है, मतलब जो गर्भाशय होता है वो सिकुड़ने लगता है। थैली भी सिकुड़ने लगती है और गर्भाशय भी सिकुड़ने लगता है, जिससे बच्चा बाहर की ओर धकेलता है, निकलता है। और शिशु के जन्म के बाद जो नाभि नाल है वो फिर पुट्टन बोलो, पुटून कहेंगे, पुटून पुटून गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं। नाभि नाल को किसी साफ स्वच्छ तेज औजार से काटना चाहिए, और गर्भाशय पूरी तरह माँ पर आधारित होने के बाद अब शिशु को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अब भी क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो, चाहे लड़कियाँ हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे शादी हो जाती है, आप जाते हैं, आपको फिर आपके बेबी होते हैं, तो कुछ औरतें जो बड़े बुढ़े वो ऐसे होते हैं कि वो दाइयों को बुला लेते हैं या बहुत चीज़ें बुला, मैं मानता हूँ दाइयाँ पहले उसमें थी कारगर, पर अब क्या है, अब वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप जो नाभि नाल है, जो पुट्टन जो नाल है, अगर उसको आप किसी गलत कोई भी पहने जो औजार है उससे काट देते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर उसमें कोई टेटनेस होती है तो वो चीज़ बच्चे को मृत्यु का कारण भी बन जाती है, क्योंकि वो औजार वो साफ़ सुथरा नहीं होता। और उससे जब नाभि नाल काटते हैं तो उससे माँ को भी खतरा पैदा होता है और बच्चे को भी खतरा, क्योंकि याद है ना, उसी के द्वारा सब कुछ प्रवाहित हो रहा है बच्चे के अंदर। तो इसलिए हमें हॉस्पिटल यूज करना चाहिए, क्योंकि वो अगर, क्योंकि एक केसेस हमारे यहाँ का भी है, वहाँ पे केसेस यही हुआ था कि घर पे ही वे कोशिश कर रहे थे बच्चा हो जाए, और बच्चा तो हो गया, लेकिन जो महिला है उसका खून नहीं रुका, खून बहना शुरू हो गया था, जिसके कारण से जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो एट द मोमेंट बीच रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो ये एक दुखद घटना है, और ये मेरे ही एक रिलेटिव में हुआ था, एक महिला के साथ में, और उसके साथ उसका पहला ही बेबी था, शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो पहला ही बेबी थे के साथ में ऐसा हुआ। आज वो लड़का बड़ा हो गया है, 3-4 साल का हो गया है, बट उसके दादी उसका सब कुछ करती है, उसकी माँ नहीं है। तो एक गलती ने उसकी माँ उससे छीन ली। तो मैं आपको भी कहूँगा कि सोच विचार से ऊपर उठिए, और मॉडर्न ज़माना है तो हॉस्पिटल का प्रयोग कीजिए, इसमें ही समझदारी है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान बहुत हो गया, अब थोड़ा पेपर पे भी ध्यान देते हैं। प्रस्तुति घर में हो या अस्पताल में, कहीं भी हो, जन्म के दौरान किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति का आसपास होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे रहिए, क्योंकि मैं कहता ही हूँ आगे बढ़ते हैं कि पता चला कुर्सी से बैठे हो धाप देने नीचे गिर जाए, ऐसा मत करिएगा। और हाँ, जो लड़के और लड़कियाँ अपने सपनों में खो गई हैं वो आ जाइए, अभी पढ़ना बाकी है, चैप्टर लंबा है। GFBF को थोड़ा हाई बाय कर दीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए फिर हाई बाय करते रहना। कुछ तो मुझे पता है, अभी मैं देख पा रहा हूँ, कुछ तो वीडियो सुनते सुनते हाई बाय और मैसेज लिख रही है, सुधरोगे ना ही तुम। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं आगे क्या कहता है ये चैप्टर। जन्म से ही शिशु को देखने और सुनने और छूने और सूंघने की जो संवेदन क्षमता है, देखो ये बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि कहीं कहीं कि बच्चा होता है जो माँ के गर्भ में है, उसको क्या पता है, कुछ भी नहीं, उसको किसी चीज़ की सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, और वो जब बाहर आता है तो उसकी शारीरिक जो क्रिया है वो चालू हो जाती है, जैसे सुनना, देखना और शरीर को अच्छे से हिलाना, ये सब कुछ। और ये गलत है। कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए और क्या देखा गया, उनमें ये देखा गया
कि जो बच्चे का जो श्रवण तंत्र है वो माँ के गर्भ के अंदर ही अच्छी तरह विकसित हो जाता है और काम भी करने लगता है। शिशु परिवेश में कुछ सप्ताह तक पूर्व जो शिशु है वो श्रवण तंत्र अच्छी तरह विकसित होता है और शिशु परिवेश में हानि होने वाली जो आवाज़ें हैं, जो ध्वनियाँ हैं, उसकी अनुक्रिया भी दिखाता है। अब इसी चीज़ को यदि हम कई चीज़ जो कृत्रिम प्रौद्योगिकी है उसके प्रयोग में जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ऐसी कई आवाज़ें रिकॉर्ड करी जो माँ के गर्भ में सुनाई देती है, जैसे माँ के हृदय की धड़कन, हथेलियों का गुड़गुड़ाना, फेफड़ों की गति, रेडियो संगीत, माँ और अन्य लोगों के जो बीच बातचीत है, पास से गुजरती रेलगाड़ी के बाद, ये सारी चीज़ें। कई अध्ययनों में ये भी पाया गया जो शिशु है, जो गर्भस्थ है, वो ध्वनियों पर प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ता ने तो ये भी बताया कि माँ के पेट के पास गाड़ियों के हॉर्न और ऊंची आवाज़ के बजाय और गर्भ ने इन आवाज़ों के प्रति शारीरिक क्रियाएं जैसे कि टांगे चलाना और अन्य शारीरिक क्रियाएं बढ़ाकर अनुक्रियाएं भी दिखाई है बच्चे ने। यानी इसका मतलब क्या होगी कि सारी चीज़ें अंदर बच्चे को सुनाई दे रही है। जन्मोपरांत 1 या 2 घंटे बाद के शिशु पर हुए कुछ अनुसंधान से ये भी पता चला कि जो नवजात शिशु है या अन्य औरतों की आवाज़ों की तुलना में जो इसकी माँ की आवाज़ है उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी अनुक्रिया दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिशु ने गर्भाशय में अपनी माँ की आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुना होता है। यही एक कारण है। नवजात शिशु मातृभाषा की लय की ओर संवेदनशील होते हैं। फ्रांसीसी जो नवजात शिशुओं पर हुए एक अध्ययन में ये भी देखा गया कि उन्हें रशियन भाषा की ध्वनि की तुलना में फ्रेंच भाषा की ध्वनि की तुलना पर भी अधिक शारीरिक अनुक्रियाएं भी दिखाते हैं, यानी भाषा का भी बहुत अंतर पड़ता है। इसी के साथ में एक विशेष अध्ययन में गर्भवती महिला को गर्भाशय के अंतिम हफ्तों के दौरान एक विशेष ध्वनि रिकॉर्डिंग सुनाई गई और जब गर्भवती महिला ने नहीं सुनी थी, उस गर्भवती महिला ने नहीं सुनाई गई, ऐसा देखा गया कि शिशु ने स्पष्टतः परिचित ध्वनि की ओर अधिक अनुक्रिया दिखाई, जो कि उन्होंने निश्चय ही गर्भाशय में सुनी होगी। उपयुक्त बोध से हमें ये पता चलता है कि यह सामान्य धारणा के विपरीत है कि जन्म पूर्व विकास का समय शिशु के लिए निष्क्रिय अस्तित्व का नहीं है। गर्भाशय शिशु क्रियाशील होते हैं, वे प्रेरण पर प्रक्रिया करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भ के भीतर का वातावरण शिशु को आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। जो जीवन के कुछ चित्रों से यह भी पता चलता है कि शिशु जो गर्भ थैली में ही अंगूठा चूसना भी शुरू कर देता है। अतः शिशु गर्भाशय में चूसने की क्रिया का अभ्यास कर लेता है और एक सामान्य नवजात जन्म के कुछ क्षणों के बाद चूसने में सक्षम भी हो जाता है। गर्भ को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसे पुटून के द्वारा माँ के रक्त से ऑक्सीजन मिलती है। फिर भी गर्भाशय में जो उसका डायफ्राम यानी पेट को जो आपका वृक्क स्थल से अलग करने वाला डायफ्राम होता है ना, फेफड़ों के नीचे होता है वो चीज़, वो क्या होता है कि उसके द्वारा श्वसन का अभ्यास भी करता है। मतलब कैसे सांस लेते हैं उसका ये अभ्यास भी अंदर कर रहा है। और वो कैसे करता है, कभी कभार यह अभ्यास करने के पीछे क्या करता है, जो जो द्रव होता है जो गर्भाशय में भरा होता है उसको निगल लेता है। जब वो निगल लेता है तो उससे क्या होता है, जो उसका पाचन तंत्र जो और उत्सर्जन तंत्र है, जो किडनी है, वे भी अपना काम शुरू कर देती है। तो यानी बच्चा हम ये सोचते हैं कि वो गर्भ के अंदर है और वो एक निष्क्रिय चीज़ है, लेकिन ये सोच के देखो कि वो अंदर ही सब चीज़ों की तैयारी कर रहा है कि उसको बाहर निकल के सांस कैसे लेना है, ये मुंह से कैसे उसका परिसंचरण, बाहर निकलने के बाद जो जो उसका ये परिसंचरण तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसका जो उत्सर्जन तंत्र है, ये कैसे काम करेगा, वो सब चीज़ों का अभ्यास करता है बाहर के परिवेश को में आने से पहले। यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये आता है कि जब किसी बच्चे को गिराया जाता है जो कि एक लंबे टाइम तक अब वो पनप चुका है और जब उसको शरीर से
तोड़ मरोड़ कर या किसी भी क्रिया जो होती है उन क्रियाओं के द्वारा जब उसको छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर निकाला जाता है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। तो ये चैप्टर, ये यूनिट जो हमने पढ़ी है, अभी इसमें आगे भी है। अभी हम इसमें माता की देखभाल भी देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं हर एक हस्बैंड और वाइफ को जो है उन्हें ये भी कहूँगा कि हस्बैंड इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और लड़के भी ध्यान दें, क्योंकि समझदार बनोगे तो इज्जत भी मिलेगी। गर्भाशय में की जो स्त्री होती है, शरीर से काफ़ी परिवर्तन होता है उसके, विभिन्न तंत्रों की बढ़ती हुई क्रियाएं और बढ़ता हुआ बच्चा माँ के शरीर में अनेक अपेक्षाएं करता है और इस अवधि में माता की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है। अगर वो कम हो गए तो बच्चा सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ पोषक तत्व की, तो इन पोषक तत्वों में आपका जो कैलोरी, प्रोटीन है, उसको कैलोरी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, इसके अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। और यदि इन दोनों ही कारणों की वजह से अगर किसी गर्भवती स्त्री को अपेक्षाकृत अति भोजन की आवश्यकता भी हो सकती है, वो अधिक भोजन खाने लगती है। कुछ खनिज और विटामिन्स की उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अत्यधिक मात्रा में होती है, जैसे कि कैल्शियम, लौह तत्व, आयरन हो गया, विटामिन बी हो गया, कॉम्प्लेक्स। न केवल आहार की मात्रा में अपितु उसे उसकी उच्च कोटि का महत्वपूर्ण है। और ये निश्चित करने के लिए माता को पौष्टिक भोजन और तुम्हारा जो पोषक तत्व है और उसके भोजन में जो फल है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध है, वो सब बनाने वाले पदार्थ अवश्य होने चाहिए। यानी दूध निर्माण में, ब्लड निर्माण में, ये सारी चीज़ें उसके खान पीन में होनी चाहिए। माताएं समुचित भोजन तो खाती हैं और उनका स्वास्थ्य गर्भाशय में बेहतर होता है। उन्हें अगर कोई रोग भी कम होते हैं उस समय पर, और यदि माँ स्वस्थ हो तो शिशु में समय पूर्व जन्म की संभावना भी कम हो जाती है। कुछ होते हैं ना कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, यानी मेच्योर नहीं हो पाया, वो चीज़ें। जो माताएं उचित भोजन खाती हैं उन्हें बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, उन्हें जुकाम, श्वसन संबंधी रोग, निमोनिया, टिटनेस जैसे रोगों के होने की संभावना कम होती है। इसके विपरीत जो माताएं इस अवस्था में उचित भोजन का सेवन नहीं करती, उनके शिशु का जन्म के समय वजन कम होता है और इसका शिशु के शारीरिक मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो भी बच्चे या स्टूडेंट हैं या जिनके छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर जो बादाम है वो आप खुद भी खाइए, अपने छोटे भाई बहन को भी डेली खिलाना शुरू करिए, क्योंकि बादाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ने वालों के लिए भी और वैसे भी। अगर जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं तो आप 5 बादाम लीजिए, उनको रात को भिगो दीजिए और सुबह उनका जो छिलका है तार का उसको खा लीजिए खाली पेट। अगर सर्दी है तो आप छिलक के उसको फिर भी भिगो के ही खाइए, क्योंकि भिगो के खाने पर जो उसके जो फाइबर्स हैं वो नरम हो जाते हैं और हमारे शरीर में अच्छे से पचाने में भी हेल्प करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हो गई। माताओं के स्वास्थ्य जब बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी रोग के कीटाणु अथवा हानिकारक रसायन माता के रक्त में उपस्थित हो जाए तो वो नाभि नाल के द्वारा शिशु में ही चले जाएंगे और इसका मतलब ये हो गया कि आपके शिशु खतरे में है। गर्भाशय के दौरान जो बीमारियां और जो विकार है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें हम ध्यान से देखते हैं। यदि माता के रक्त में यह कीटाणु हो जिनसे खसरा हो जाए, सिफिलिस हो जाए, डिप्थीरिया हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए या मोतीझर हो जाए, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टीटनेस या छोटी माता, तो ये पुटन द्वारा गर्भ द्वारा पहुंच जाते हैं और गर्भावस्था के दौरान विकासशील गर्भ पर संक्रमण का प्रभाव कितनी मात्रा में पड़ेगा या संक्रमण का समय निर्धारित करेगा।
यानी जितने ज़्यादा टाइम तक आप संक्रमित रहेंगे उतने ही ज़्यादा समय तक आपका बेबी कष्ट में रहेगा। उसी के साथ में गर्भ में जो सूक्ष्म विकार तब होते हैं जब संक्रमण गर्भावस्था से शुरू होने के कुछ महीनों में हो, यानी जब वो शुरू हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 2 महीने, यानी कि गर्भ हो गया है तो 2 महीने के बाद का समय बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। तो तब का समय हम कह सकते हैं कि अगर आप घर पर पढ़ने वाले, मतलब कि घर पर पढ़ने वाले इन प्रथम 12 हफ्तों में, ना कि बाद के महीनों में, आप घर पर पढ़ने वाले जर्मन खसरे के प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। गर्भावस्था के पहले स्त्री और जो होती थी उसे साथ ही साथ क्या होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको टेटनस का टीका भी अवश्य लगवाना चाहिए। और साथ में क्योंकि माता और शिशुओं की मृत्यु का भी एक मुख्य कारण यही है एक तरीके से। गर्भावस्था के दौरान एक अन्य विकार भी होने की संभावना होती है और यह होता है विक्षात, यानी कि टॉक्सेनिया। उच्च रक्तचाप कहते हैं, तेजी से वजन बढ़ना और ऊतकों में तरल का अवरोधन होना। इसी के साथ में इसके अतिरिक्त लक्षण है, यदि स्थिति प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रित हो जाए तो अच्छी बात, तो कोई खतरा नहीं होगा। और यदि अगर यही बढ़ जाए तो माँ को दौरे भी बढ़ सकते हैं और वह समुच्चय यानी कोमा में जा सकती है। जो माता गर्भ है जो गर्भ की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, मतलब माता और उसका बेटा जो बच्चा होगा या बेटी होगी उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है और इससे उसके विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान और मदिरापान जो भी करती हैं औरतें या जो नहीं करती, मतलब उसके लिए बात है कि गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में मदिरापान करने से, अत्यधिक धूम्रपान करने से नवजात शिशु का जो वजन है वो कम होने की संभावना रहती है। और यह भी संभव है कि शिशु आरंभ के कुछ महीनों में कम क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मदिरापान के कारण गर्भ की आँखों, कानों, हृदय के विकार हो सकते हैं और उंगलियों और पंजे के विकार भी हो सकते हैं। उसका सिर असामान्य रूप से छोटा हो सकता है। माताएं बीड़ी, सिगरेट और शराब पीती हैं तो उनके शिशुओं को बीमारियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इसी के साथ जो नशीले पदार्थ अगर वे खाती हैं तो क्या होगा, जब माताएं नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं तो यह अत्यधिक संभावना है कि उनका शिशु चिड़चिड़ा होगा, कंपन और अकड़न हो, उल्टी और दस्त हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ये लक्षण 6 महीनों तक दिखाई दे सकते हैं। गर्भ पर इनका नशीले पदार्थों के कई दवाइयों का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। माँ द्वारा गर्भाशय में खाई हुई औषधियों का प्रभाव शेष अवस्था की अंतिम अवस्था में होता है। गर्भवती स्त्री है वो टेट्रासाइक्लिन दवा खाने से शिशु के दांतों पर दाग ही सकते हैं और एस्प्रिन जैसी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का परिमाण अभी मालूम नहीं है। एक गर्भवती स्त्री को औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि दवाई के बिना काम ना चले तो जहाँ तक हो सके चिकित्सक की सलाह लें। जैसे किसी को सर में दर्द हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, वो प्रेगनेंट है, वो क्या करते हैं, चलो जी मैं तो गोली ले लेते, नहीं लेना चाहिए। आप एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, आप ये जो गोलियाँ लेते हैं आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ये टाइम के बाद आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो इसके लिए आप यही काम करिए कि जो गोलियाँ हैं वो डॉक्टर की एडवाइस से लें, अपनी मर्ज़ी से ना लें कि पत्ता लिया है और डेली एक गोली खाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। मेरे एक दोस्त की मम्मी है, उन्होंने ऐसे ही एक गोली खा ली थी और पता नहीं उनका बीपी लो हाई हो रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने गोली भी खा ली सर दर्द की, क्योंकि सर दर्द हो रहा था। जैसे ही गोली खाई और गोली खा के उनका बीपी या तो और भी ज़्यादा हाई हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, उनके जो ब्रेन था, जो नस थी, वो फट गई थी और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले आने के लिए आसार किया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो एक गोली ने इंसान को और एक गलती ने इंसान को दूर कर दिया। देखिए, हमारे आसपास की जो गलतियाँ होती हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलतियाँ किसी को दूर कर देती है, पर हमें एक सबक भी दे जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन्हें समझाइए। 50 रुपये या 100 रुपये की दवाई का आप लालच करते हैं और 1-2 रुपये की गोली के चक्कर में आप अपनी जान दांव पे लगाते हैं, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने का मतलब अब ये नहीं कि आप वीडियो बंद करके चले जाएं, ध्यान से देखिए। आगे आता है माता के मन, जो मनोभाव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए लड़कियां ध्यान दें, बहुत चिड़चिड़ी होती है ना, अब ध्यान देना और गुस्सा कम किया करो। बाबू बाबू फिर मनाना पड़ता है बाबू को। माता के जो मनोभाव हैं वो गर्भ के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोध, भय, चिंता जैसी मनोभाव के कारण माँ के रक्त प्रवाह में जो हार्मोन और अन्य रसायन पदार्थ जा सकते हैं, ये पदार्थ पलटियों द्वारा गर्भ के रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं और गर्भ के लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी माता मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है तो गर्भ की शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं और जो माता है वो काफ़ी लंबे समय तक परेशान और चिंताग्रस्त रहती है। इसका प्रभाव शिशु के वजन पर भी पड़ता है। यह संभव है कि शिशु चिड़चिड़ी प्रवृत्ति की हो और अनियमित रूप से भोजन खाए, आते अत्यधिक गतिशील दिखाएं और अत्यधिक रोए और गोदी में उठाए रखने की जो असामान्य इच्छाएं हैं वो दर्शाए। मतलब मानसिक तनाव के प्रसूति में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अतः गर्भावस्था के दौरान माता प्रसन्नचित्त व तनाव रहित रहना महत्वपूर्ण है और यह भी जरूरी है कि माता को होने वाली शिशु के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति भी हो। देखिए इसमें क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसी टॉपिक पर रिलेटेड। गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त भोजन खाने से माता और शिशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ चुके हैं ना। शरीर विकसित नहीं होगा, जो शरीर में भूड़ है वो अच्छे से, उसमें जो हृदय है, जो आंतें हैं, जो तुम्हारे हाथ हैं, आँखें हैं, वो विकसित नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं ना, इसी में से लिखना है सब कुछ। गर्भवती स्त्री अत्यधिक धूम्रपान और मदिरा पान करती है तो शिशु को किस प्रकार हानिकारक होता है, ये आप कहाँ से लिखोगे, ये लिखोगे आप पहले सप्ताह से, यानी जब बच्चा भूड़ बनने की शुरुआत में होता है तब से लिखना शुरू करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद जब तुम थोड़ा वो चीज़ें लिख दोगे कि भूड़ बन जाता है और गर्भाशय हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें आप धूम्रपान वाली चीज़ें ऐड कर देना कि धूम्रपान क्या करता है, उसकी क्रियाओं को धीमा कर देता है, शारीरिक जो शक्ति होती है उसको कमज़ोर बना देता है। उसी के साथ फिर 2-3 सप्ताह के बाद का लिखोगे कि भ्रूण में नाल जुड़ जाती है। फिर धूम्रपान में जो CO2 होती है और जो निकोटीन होता है, जो नशीले पदार्थ होते हैं, वो क्या होंगे, वो गर्भनाल के द्वारा बच्चे में भी चले जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, उसके शरीर को पर्याप्त संरचना दे सकते हैं, उसका सिर छोटा हो सकता है, उसके मानसिक विकास कमज़ोर हो सकता है, उसको कई बीमारियां लग सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर, मतलब पहला सप्ताह के दूसरे सप्ताह का लिख के फिर उसमें धूम्रपान से क्या प्रॉब्लम वो लिख देना। फिर चौथे पाँचवें सप्ताह में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद धूम्रपान से उसमें क्या रखो। तो इससे आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो जो आंसर होगा ना वो लंबा हो जाएगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा। वरना आप इस क्वेश्चन में सोचोगे यार केन अक्सर लिख दिया, अब क्या लिखूँ, तो मैंने आपको तरीका बता दिया क्या लिखना है। उसके बाद अगला आता है जन्म पूर्व विकास पर प्रभाव डालने वाले 3 परिवेशिक कारक लिखिए। जन्म पूर्व विकास पर प्रभाव डालने वाले 3 परिवेशिक कारक, ये आप देख ही चुके हैं। जो परिवेशिक कारक हैं, यानी इसने कहा है जो जन्म पूर्व है, मतलब बच्चे के जन्म से पहले उसके विकास पर प्रभाव डालने वाले 3 परिवेशिक कारक क्या हो जाएंगे। एक तो आपका यही हो जाएगा, पोषक तत्व पूरी नहीं हो रही है, परिवेश हो गया। दूसरा उसके धूम्रपान नशीले पदार्थ हो गया। तीसरा जो महिलाएं हो गई, महिलाएं जो उनके मनोभाव हो गए, वो भी एक अहम रोल निभाते हैं बच्चे के विकास को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें गर्भावस्था के दौरान माता का प्रसन्नचित्त और तनाव रहित रहना क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप
थोड़ा माताओं के बारे में लिखोगे और उसके साथ साथ में आप इसमें बच्चे के गर्भाशय के बारे में भी लिखेंगे, पहले सप्ताह से लास्ट सप्ताह तक। उसमें हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि माता अगर खुश होगी तो शारीरिक क्रिया अच्छे से होंगी, उनका जो खून है, जो मतलब आरबीसी है, वो बच्चे के अंदर अच्छे से जाएंगे, जो खान पीन है वो बच्चे के अंदर अच्छे से जाएगा, जो उनकी मनोस्मृति है, जो प्रसन्न वाली मनोस्मृति है, उससे बच्चा भी प्रसन्न रहता है, शारीरिक क्रिया अच्छे से होती है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं या हम गुस्सा होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, उससे रिलेटेड हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो वो हार्मोन्स बच्चे में जाएंगे तो भी दिक्कत पैदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर होते हैं और ये बहुत प्रश्न है आपके। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, सामने तो हम नहीं बोल पाते, लेकिन यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ मैं कह सकता हूँ जो मतलब जो पीरियड्स टाइम होता है, पीरियड्स में लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, हम लड़के उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो अलग ही होता है। उसमें एक चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। चिड़चिड़ापन होता है कि एक अलग ही मतलब उनका जो मानसिक है वो अलग ही चलता है। कभी कभार उससे परेशान भी होती है, कभी कभार दर्द हद से ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं ये कहूँ किसी की वाइफ है और वो ऐसी पीड़ा से गुजर रही है और वो एक तरह से तनाव में भी है, फ्रस्ट्रेट भी है, कि गुस्से में भी है, तो जो भी उसका हस्बैंड है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके पास रहे, उसे उसके पेट को या तो सहलाए या उसे उसे अपने पास बिठा के उससे बातें करे। अगर वो गुस्से में है तो उसे कुछ ना करे, बस उसके सर को अच्छे से बालों को खोल के हल्के हल्के हाथों से मसाज करे। इससे ये होता है कि उसका जो ब्रेन है वो उस चीज़ से हट जाएगा और जो आप कर रहे हो उस पर चला जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा जैसे और करते हैं कि अगर उसको दर्द हो रहा है तो पड़ी रहे साइड में, तुम बाहर मज़े करो। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ है। दूसरा, जब से बच्चा घर में आता है तब से लेके एक महिला और एक पुरुष, जितनी ड्यूटी एक महिला की होती है उससे कहीं ज़्यादा ड्यूटी एक पुरुष की होती है कि वो उसका ध्यान रखे, उसके मनोभाव को समझे, उसके परिवेश को चेंज करे। अगर वो जैसी सोच में चल रही है, कोई तनाव में चल रही है, उसे दूर करे। तो कहने का मतलब यही है कि पेरेंट्स बनने की जब आप पूरी तैयार हो तभी आप पेरेंट्स बनिए, क्योंकि आपके एक डिसीजन बच्चे के आने वाली लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। कि आप बिना तैयारी के, बिना चीज अपने को ठीक किए पेरेंट्स बन गए, वो तनाव में आई, बच्चे में विकास नहीं हुआ, बच्चा दिमाग से कमज़ोर रहा, वो पैदा भी हो गया, अब उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, अब वो पूरे साल बेड पे पड़ा हुआ है और वो चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा। उसकी ज़िंदगी आपने ख़राब करी है, आपकी एक गलती के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको समझनी चाहिए। और मैं लड़कों को भी कहूँगा कि BF GF चलते रहते हैं लाइफ में, अच्छी बात है, ये चीज़ें चलती रहती है। कोई जा रहा है तो उसका एक अच्छा मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर है, ना कि उस पर बोझ बनना। और यही मैं लड़कियों को कहूँगा कि कोई जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। उसे एक अच्छा मोड़ दो और जाने दो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन कहानी है हमें। बाकी चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी हमें आगे और भी चैप्टर क्लियर करने हैं। अभी हमारा 7वां चैप्टर भी है, 7वीं इकाई भी है। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। अभी मुझे और भी वीडियो शूट करनी है। बाय बाय। तो अच्छे से पेपर करिएगा, बाकी आगे मिलते हैं।